आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो जानकारी की सतह से थोड़ा नीचे जाकर उसकी असली गहराई को समझना पसंद करता है। बिल्कुल। आज की चर्चा का विषय एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हम में से ज्यादातर लोगों का कभी ना कभी पाला जरूर पड़ता है। रेंट अग्रीमेंट यानी किरायानामा। जब भी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी या ली जाती है तो कुछ पन्नों के एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए जाते हैं। हाँ, और अक्सर लोग इंटरनेट से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकालते हैं, उसमें नाम और रकम भरते हैं और मान लेते हैं कि काम हो गया। एकदम सही। लेकिन जब कोई विवाद पैदा होता है ना, तब समझ में आता है कि उन पन्नों में क्या लिखा होना चाहिए था और क्या छूट गया। बिल्कुल। और इसीलिए आज की हमारी ये चर्चा किसी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि एक बेहद ठोस कानूनी आधार पर टिकी है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज के अनुभवी वकीलों अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी, सहायक अधिवक्ता रोहन तिवारी जी, अविनाश साहू जी और अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के नोट्स और उनकी कानूनी चर्चाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, और इस डीप डाइव का मिशन ये डिकोड करना है कि एक बुलेट प्रूफ रेंट एग्रीमेंट की असली एनाटॉमी क्या होती है। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो सिर्फ नाम की औपचारिकता ना हो बल्कि असल मायनों में मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को सुरक्षित रखे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी रेंट अग्रीमेंट का जो सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा होता है वो है उसका वित्तीय ढांचा। रेंट वैल्यू और किराए की अवधि, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर कोई लिखता है। हाँ, ये तो बेसिक है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर जो चीज सबसे ज्यादा उलझन पैदा करती है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन कानूनी नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्लॉज कितना स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि इसे लोग सिर्फ एक एडवांस पेमेंट मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी नजरिए से ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। अगर हम अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के नोट्स का विश्लेषण करें तो ये साफ हो जाता है कि एग्रीमेंट में ये स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए कि ये डिपॉजिट किन स्थितियों में काटा जा सकता है और किन स्थितियों में इसे पूरा वापस करना अनिवार्य है। अक्सर जो विवाद होता है वो नॉर्मल वियर एंड टियर यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल से होने वाली स्वाभाविक टूट-फूट और प्रॉपर्टी डैमेज के बीच के फर्क को लेकर होता है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब मान लीजिए मैंने दीवार पर एक पेंटिंग टांगने के लिए कील ठोक दी। अब मकान मालिक इसे प्रॉपर्टी डैमेज मान ले और आप उसे नॉर्मल वियर एंड टियर कहें। हाँ, तो बिना स्पष्ट अग्रीमेंट के ये छोटी सी बात सीधा पुलिस स्टेशन या कोर्ट की दहलीज तक पहुंच सकती है। बिल्कुल पहुंच सकती है। वकीलों की चर्चाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि अग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए कि पेंटिंग, माइनर रिपेयर या प्लम्बिंग का खर्च किस खाते से जाएगा। इसके अलावा एक और वित्तीय पहलू जो बहुत रोजमर्रा का हिस्सा है वो है किराए के भुगतान की तारीख। नोट्स में उदाहरण दिया गया है कि ये तारीख महीने की 5 या 10 तारीख के रूप में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई किराएदार मजबूरी में 5 दिन लेट हो जाए तो नोट्स में जुर्माना यानी पेनाल्टी की बात भी कही गई है। पे यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या लेट पेमेंट पर भारी भरकम जुर्माना लगाना कोर्ट में कानूनी रूप से टिक पाता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कानून हमेशा उचित और अनुचित के बीच एक रेखा खींचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10,000 के किराए पर आप 5,000 का जुर्माना लगा दें। मतलब वो तो शोषण हो गया। बिल्कुल। वकीलों के पैनल ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जुर्माना एक अनुशासनात्मक कदम होना चाहिए, ना कि शोषण का जरिया। जब एग्रीमेंट में एक तार्किक पेनल्टी क्लॉज लिखा होता है, जैसे कि हर दिन की देरी पर एक निश्चित लेकिन वाजिब रकम, तो ये दोनों पक्षों को एक बाउंड्री में रखता है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव। जी। ये क्लॉज इस बात की गारंटी नहीं है कि मकान मालिक रातों रात अमीर हो जाएगा, बल्कि ये इस बात का दबाव है कि किराएदार अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं में रेंट को सबसे ऊपर रखे। कोर्ट में भी एक तार्किक और स्पष्ट रूप से लिखा गया पेनल्टी क्लॉज हमेशा वैलिड माना जाता है, क्योंकि दोनों पक्षों ने उस पर अपनी सहमति से हस्ताक्षर किए होते हैं। यानी ये पेनाल्टी क्लॉज एक तरह से सिस्टम को स्मूथ रखने का एक टूल है जिससे भविष्य के किसी भी अनचाहे बहस को टाला जा सके। चलिए वित्तीय पहलुओं से आगे बढ़कर अब उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा घर्षण यानी फ्रिक्शन देखने को मिलता है। यूटिलिटी बिल्स। बिल्कुल। यूटिलिटी बिल्स और प्रॉपर्टी का उपयोग। अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी और रोहन तिवारी जी ने अपने नोट्स में इस बात पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है कि मासिक किराए के अलावा पानी,
बिजली और मेंटेनेंस जैसे खर्चों का स्पष्ट दस्तावेजीकरण होना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। अक्सर एग्रीमेंट में सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि बिजली बिल किराएदार देगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि सब मीटर की रीडिंग के हिसाब से प्रति यूनिट रेट क्या होगा या फिर पानी के पंप का बिल किस तरह बटेगा। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कानूनी उलझनें पैदा होती हैं। जब किसी एग्रीमेंट में यूटिलिटी बिल्स का क्लॉज अधूरा होता है तो वो एक ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में पानी का एक कॉमन पंप है। अब मोटर जल जाने पर उसकी मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा? क्या वो मूल किराए में शामिल है या वो किराएदार की जिम्मेदारी है? हाईकोर्ट के इन वकीलों के अनुभव ये बताते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दे बड़े कानूनी मुकदमों की जड़ बनते हैं। बहुत सही कहा आपने। इसलिए ये अनिवार्य है कि अग्रीमेंट में फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस का बंटवारा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लिखा जाए। अगर कोई हाउस टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स है तो वो मकान मालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और खपत होने वाली बिजली और पानी किराएदार के खाते में जानी चाहिए। बिल्कुल, और ये सब लिखित में होना चाहिए। इन नोट से एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है और वो है प्रॉपर्टी का उपयोग। अग्रीमेंट में ये साफ होना चाहिए कि मकान कमर्शियल उपयोग के लिए है या रेसिडेंशियल उपयोग के लिए। लेकिन आज के समय में जब वर्क फ्रॉम होम एक आम बात हो गई है तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। बहुत अहम सवाल है ये। मान लीजिए किसी ने रहने के लिए फ्लैट लिया है, लेकिन वो अपने लैपटॉप से वहाँ कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहा है या कोई होम बेकरी चला रहा है। बिना स्पष्ट क्लॉज के ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो कमर्शियल गतिविधि है या नहीं। देखिए, इस तरह के ग्रे एरियाज को टैकल करने के लिए ही कानूनी ड्राफ्टिंग की बारीकी काम आती है। अधिवक्ता रोहन तिवारी जी और अमन वाजपेयी जी के नोट्स इसी दिशा में इशारा करते हैं कि उपयोग की सीमा या यूसेज लिमिट्स को स्पष्ट करना क्यों जरूरी है। घर से लैपटॉप पर नौकरी का काम करना एक अलग बात है, लेकिन अगर उस घर के पते को किसी व्यवसाय के रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगे या वहां ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाए तो वो प्रॉपर्टी के कमर्शियल यूज के दायरे में आ जाता है। और इसका सीधा असर तो मकान मालिक पर पड़ेगा ना? बिल्कुल। इससे मकान मालिक पर कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स या अन्य कानूनी पेनाल्टी लग सकती है। इसीलिए एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी का उपयोग केवल और केवल आवासीय यानी रेजिडेंशियल उद्देश्य के लिए होगा और किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि सख्त वर्जित होगी। इसे अगर एक हाईवे की ट्रैफिक सिस्टम की तरह देखा जाए तो बिना लेन्स के जैसे हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं, वैसे ही बिना क्लियर यूसेज राइट्स के प्रॉपर्टी में कानूनी एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर सड़क पर यह तय ना हो कि कौन सी गाड़ी किस लेन में चलेगी तो टकराव तय है। रेंट एग्रीमेंट में भी, खासकर भारत जैसे देश में जहां छत और आंगन घर के बेहद संवेदनशील और साझा हिस्से होते हैं, ये लेन तय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अक्सर छत पर कपड़े सुखाने, पानी की टंकी चेक करने या डिश टीवी का एंटीना लगाने जैसी बातों पर भारी विवाद हो जाते हैं। अगर छत का एक्सेस डिफाइन नहीं है तो वो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। छत और आंगन का एक्सेस तो भारतीय रेंट एग्रीमेंट्स का एक बहुत ही ट्रिकी हिस्सा है। नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि इन कॉमन एरियाज के उपयोग की सीमाएं एग्रीमेंट का अभिन्न अंग होनी चाहिए। क्या किराएदार को छत पर जाने का 24 घंटा अधिकार है? क्या वो आंगन में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें लोग मौखिक रूप से तय कर लेते हैं, लेकिन कानूनी रूप से इनका लिखित होना जरूरी है। जब ये लेन्स या सीमाएं कागज पर स्पष्ट होती हैं, तो किसी भी पक्ष को दूसरे की प्राइवेसी या अधिकारों में दखल देने का मौका नहीं मिलता। एकदम सही। ये प्रिवेंटिव ड्राफ्टिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आप समस्या के पैदा होने से पहले ही उसका समाधान लिख देते हैं। ये निवारक उपाय यानी प्रिवेंटिव कदम वाली बात कागजों पर तो ठीक लगती है, लेकिन जब असलियत में भविष्य की स्थितियों की बात आती है, खासकर किराए में बढ़ोतरी की, तो स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती है। वकीलों के नोट्स में किराए में वृद्धि की दर का जिक्र है। जी। आमतौर पर ये 11 महीने बाद 10% बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी साल मार्केट में मंदी हो या महंगाई दर बहुत कम हो, तो क्या तब भी ये फिक्स्ड प्रतिशत जायज है? बिना स्पष्ट एग्रीमेंट के मकान मालिक अपनी मर्जी से 20% किराए बढ़ाना चाहता है और किराएदार 5% से ज्यादा देने को तैयार नहीं होता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये जो एनुअल रेंट एस्केलेशन या किराए में सालाना बढ़ोतरी का क्लॉज है, ये असल में बाजार की अनिश्चितता को एक निश्चित फ्रेमवर्क में ढालने का तरीका है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का अनुभव ये बताता है कि ये क्लॉज दोनों पक्षों को वित्तीय झटकों से बचाता है। कैसे?
जब एग्रीमेंट में पहले से ये लॉक कर दिया जाता है कि 11 महीने बाद किराया ठीक 8% या 10% बढ़ेगा, तो इससे दोनों पक्षों को अपना बजट प्लान करने में मदद मिलती है। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो मकान मालिक बीच में अचानक ज्यादा किराए की मांग नहीं कर सकता। सही बात है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो किराएदार ये नहीं कह सकता कि वो बढ़ा हुआ किराया नहीं देगा। ये जो 10% का स्टैंडर्ड रेट है वो कानूनी रूप से कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एग्रीमेंट बनाते समय दोनों पक्ष आपसी सहमति से इसे 5 या 7% भी तय कर सकते हैं, लेकिन जो भी तय हो उसका स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण होना ही असली कानूनी सुरक्षा है। बिल्कुल। और भविष्य की स्थितियों में एक और बहुत अहम स्थिति आती है, मकान खाली करना या एविक्शन। किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि मकान मालिक को अपना घर वापस चाहिए या किराएदार का कहीं और ट्रांसफर हो जाए और उसे घर छोड़ना पड़े। जी। वकीलों की इस चर्चा में नोटिस पीरियड पर बहुत गंभीरता से बात की गई है। अक्सर 1 या 2 महीने के नोटिस पीरियड की बात कही जाती है, लेकिन कानूनी और व्यावहारिक रूप से ये 1 या 2 महीने का समय ही क्यों चुना जाता है? अगर कोई किराएदार रातों रात घर छोड़ दे या मकान मालिक उसे 1 हफ्ते में निकलने को कहे, तो कानून स्थिति को कैसे देखता है? देखिए, कानून हमेशा प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करता है। रातों रात किसी को घर से बेघर कर देना या रातों रात किसी मकान मालिक की आमदनी का जरिया बंद कर देना, दोनों ही स्थितियां असंतुलित और अन्यायपूर्ण हैं। अविनाश साहू जी और अन्य अधिवक्ताओं के नोट से ये बात उभर कर आती है कि 1 या 2 महीने का नोटिस पीरियड एक बफर जोन की तरह काम करता है। एक तैयारी का समय। बिल्कुल। किराएदार के पास नया घर ढूंढने, ब्रोकर से बात करने और शिफ्टिंग का इंतजाम करने के लिए 30 से 60 दिन का समय पर्याप्त माना जाता है। वहीं मकान मालिक के पास नया किराएदार ढूंढने और अपनी प्रॉपर्टी की साफ सफाई या रिपेयरिंग कराने का समय मिल जाता है। और अगर कोई इसे ना माने तो? अगर कोई भी पक्ष इस नोटिस पीरियड का उल्लंघन करता है तो एग्रीमेंट में ये साफ होना चाहिए कि उसका हर्जाना कैसे भरा जाएगा। जैसे अगर किराएदार बिना नोटिस दिए जाता है तो क्या उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी? ये सारे बिंदु एग्रीमेंट में होने चाहिए। ये असल में एक दूसरे की परिस्थितियों और समय का सम्मान करने का एक कानूनी तरीका है। इसके अलावा एक और बात जो अक्सर भ्रम पैदा करती है और जिसका समाधान इन कानूनी नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है, वो है किराया देने का समय। रेंट एडवांस में दिया जाएगा या फिर महीना पूरा होने पर एरियर्स के रूप में दिया जाएगा? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब पैसे के लेन देन की बात आती है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर किराएदार महीने के बीच में घर खाली कर दे और उसने रेंट एडवांस में नहीं दिया है तो वो पैसा रिकवर करना मकान मालिक के लिए एक चुनौती बन जाता है। इसीलिए कानूनी ड्राफ्टिंग में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। एग्रीमेंट में ये स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए कि किराया हर महीने की 5 तारीख को एडवांस में दे होगा। एडवांस रेंट का सिस्टम मकान मालिक को एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है और अगर किराएदार बीच महीने में घर छोड़ता है तो प्रोरेटा बेसिस यानी जितने दिन उसने घर इस्तेमाल किया है उतने दिन का किराया काटकर बाकी एडवांस रकम उसे वापस की जानी चाहिए। मतलब ये सब आपसी समझ पर नहीं, कागज पर होना चाहिए। बिल्कुल। ये सब हवा में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक स्थिति के लिए एक लिखित क्लॉज होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन सम्मानित वकीलों का जो पूरा विश्लेषण है वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है कि ओरल एग्रीमेंट्स यानी मौखिक सहमतियों की कोर्ट में कोई खास अहमियत नहीं होती। सही कहा। जब बात कानूनी अधिकारों की आती है तो वही बात सच मानी जाती है जो स्टाम्प पेपर पर काले अक्षरों में लिखी गई हो और जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हों। तो आज के इस गहन विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि एक मजबूत और सटीक रेंट एग्रीमेंट महज एक औपचारिकता या कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे एक बार साइन करके किसी फाइल में दबा दिया जाए। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही जीवंत और सक्रिय दस्तावेज है। ये एक ऐसा टूल है जो वित्तीय लेन देन को पारदर्शी बनाता है, प्रॉपर्टी और सुविधाओं के उपयोग की सीमाएं तय करता है और भविष्य की अनिश्चित स्थितियों, चाहे वो किराए में वृद्धि हो या मकान खाली करने का नोटिस पीरियड, उसके लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करता है। जब हर नियम, हर सीमा और हर जुर्माना पहले से ही तय होता है तो मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते में कोई ग्रे एरिया नहीं बचता।
दोनों को पता होता है कि उनके अधिकार क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस पूरी चर्चा और इन कानूनी पहलुओं की बारीकी को समझने के बाद मेरे मन में एक विचार उभर रहा है जो थोड़ा भविष्य की ओर देखता है। जी बताइए। श्रुत सामग्री में हमने देखा कि रेंट एग्रीमेंट में जुर्माने, भुगतान की तय तारीख और नोटिस पीरियड जैसी शर्तें कितनी गणितीय और सटीक होनी चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इन शर्तों की प्रकृति इतनी लॉजिकल और रूल बेस्ड है तो क्या बहुत जल्द हमारे इन पारंपरिक कागजी एग्रीमेंट की जगह स्मार्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेंगे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ब्लॉकचेन वाले? बिल्कुल, ब्लॉकचेन या किसी अन्य तकनीक पर आधारित एक ऐसा एग्रीमेंट जहां अगर 5 तारीख तक किराया नहीं आता है तो सिस्टम खुद ब खुद किराएदार के बैंक खाते से तय की गई पेनल्टी काट ले, या फिर नोटिस पीरियड खत्म होते ही घर का जो डिजिटल स्मार्ट लॉक है वो अपने आप एक्सेस बंद कर दे। तकनीक और कानून का ये संभावित संगम किराएदारी के पूरे ढांचे को किस हद तक बदल देगा, ये सोचने और नजर रखने के लिए एक बेहद दिलचस्प विषय है। क्या कमाल का विचार है। जब कागजी नियम तकनीक के साथ मिलकर अपने आप लागू होने लगेंगे तो शायद अदालतों में रेंट से जुड़े मुकदमों की संख्या ही खत्म हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के हर उस नागरिक को सोचना चाहिए जो बदलती हुई दुनिया और उसके कानूनी स्वरूप के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। एक बेहतरीन दस्तावेज सिर्फ वर्तमान को नहीं संभालता, बल्कि वो भविष्य की आहटों को भी अपने भीतर समेट कर रखता है। आज के हमारे इस डीप डाइव में जुड़ने और रेंट एग्रीमेंट की इस कानूनी एनाटमी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई जानकारियों की परतों को खोलते रहें, ज्ञान के नए पहलुओं को खोजते रहें और रोजमर्रा के कानूनी व व्यवहारिक विषयों के प्रति जागरूक रहें। अगले विस्तृत विश्लेषण में फिर एक नए और गहरे विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जानकारी से जुड़े रहें।